सर्वदलीय बैठक में दी निर्वाचन आयोग के अभियान की जानकारी। जिलाधिकारी कार्यालय में मंडला आयुक्त सेल्वा कुमार जे ने बैठक में दिए दिशा निर्देश। मेरठ में निर्वाचन आयोग के आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंडला आयुक्त सेल्वा कुमार जे ने जिलाधिकारी कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। सही व्यवस्था नहीं होने से जी का जंजाल बने ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन चंद का। शहर में दौड़ रहे 75,000 से ज्यादा ई रिक्शा, जिम्मेदार बैठे हैं मौन। मेरठ शहर में ई रिक्शा जी का जंजाल बन गए हैं। शहर भर में करीब 75,000 ई रिक्शा का संचालन हो रहा है, जिसमें 2,000 ई रिक्शा का संचालन केवल हापुड़ अड्डा चौराहा से भूमिया के पुल के बीच हो रहा है। 75,000 को छोड़िए 2,000 ई रिक्शा के संचालन को रोकना मुश्किल हो रहा है, जिसको देखते हुए बाईपास स्थित होटल द मार्स में मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित हैकथॉन 2024 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेकर कैंट विधायक अमित अग्रवाल तक ने ई रिक्शा के जंजाल को प्रमुखता से उठाया। वोल्गा रिसोर्ट की सील खुली, लेकिन नई बुकिंग पर रोक। शादियों की बुकिंग के चलते दी 1 महीने की मोहलत। लाइव किचन और दुबई मॉल पर सील नहीं खुली। मेरठ में वोल्गा रिसोर्ट में हुई सील को फिलहाल के लिए खोल दिया गया है। वोल्गा रिसोर्ट को रक्षा संपदा विभाग ने लीज अपडेट कराने के लिए 1 महीने की मोहलत दी है। सील खोलने का मुख्य कारण रिसोर्ट में हुई शादियों की बुकिंग है। रक्षा संपदा विभाग ने इस शर्त पर वोल्गा रिसोर्ट को 1 महीने में लीज संबंधित कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है कि उसके यहाँ साइयों में शादियों की बुकिंग हो चुकी है। अचानक से रिसोर्ट पर सील लगने के कारण लोगों के समारोह में विघ्न पड़ेगा, इसलिए जनता के हित को ध्यान में रखते हुए यह मोहलत दी गई है। बता दें कि सोमवार के दिन रक्षा संपदा विभाग की टीम ने अल सुबह पहुंचकर ही मेरठ कैंट में बने वोल्गा रिसोर्ट, दुबई मॉल और लाइव किचन को सील कर दिया था। 4 साल से बंद पड़े मदरसे में मिला बच्चे का कंकाल। ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख पुलिस के लिए बनी पहेली। कानपुर में जाजामऊ के पोखरपुर फार्म रोड पर 4 साल से बंद पड़े मदरसे में बुधवार को एक कंकाल बरामद हुआ। सूचना पर फॉरेंसिक टीम संग मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य एकत्रित किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, साथ ही डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैक बोर्ड में क्लास वर्क में 20/5/2023 की तारीख लिखी है, जबकि परिवार और रिश्तेदारों का दावा है कि कोरोना काल से पढ़ाई बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि उस दिन कौन पढ़ा गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में सांसद पद की ली शपथ। प्रियंका गांधी की आज से संसदीय लोकतंत्र की पारी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा में प्रवेश किया और संसद सदस्य के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से उपचुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने आज संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमारी प्राथमिकता राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना होगा। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, उपचुनाव में अखिलेश यादव को इतनी करारी हार हुई है कि उन्हें मिर्ची लगी हुई है। संभल हिंसा पर विपक्ष द्वारा दिए गए बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उपचुनाव में जो सपा का पराजय हुआ है वो उसका बदला प्रदेश का माहौल खराब करने में लगी हुई है। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके
उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वह मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। अखिलेश यादव लगातार इस पे ये बात कह रहे हैं कि उपचुनाव में धांधली की गई, उस धांधली से दिमाग हटाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अजमेर दरगाह केस मामले पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दरगाह पिछले 800 साल से यही है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, PM मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। आप बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। अजमेर दरगाह मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अजमेर मामले में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। हमारा काम है कि अगर किसी हिंदू ने याचिका दायर की है और उस पर कोर्ट ने सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये सत्य है कि जब मुगल आए थे तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, आज दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोकिए, अपराध को रोकिए।
आज दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और खासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो। मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो। मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो। कई पानी में चीजें ठीक की, कई चीजें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी, और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं, और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है सबसे खतरनाक कैपिटल है। ये सुन के अच्छा नहीं लगता। ये केवल बात दिल्ली की इमेज की नहीं है, ये बात लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड है। आज सबसे ज्यादा 2 तबके के लोग डरे हुए हैं, महिलाएं और बिजनेसमैन। नांगलोई गया, नांगलोई में कुछ दिन पहले रोशनलाल नाम के एक व्यक्ति जो दुकान चलाते हैं, उन्होंने 8 बजे सुबह दुकान खोली, 9:15 बजे उनके दुकान पे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए, उन्होंने गोलियां चलाई और वो भाग गए। कल मैं उनसे मिलने के लिए गया था बस, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया, रास्ते में रोक लिया, रास्ते से वापस आना पड़ा मुझे। रोशनलाल जी ने अपना बेटा भेजा मुझे, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मैंने उनके बेटे से मुलाकात की। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए, अपराध को रोकिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। केजरीवाल को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज आप अपना काम ठीक से कर लेते तो आपको केजरीवाल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, केजरीवाल को नांगलोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और ये एक, मैंने कई बिजनेसमैन से बात की, ट्रेंड बन गया है। पिछले 1 साल में रिकॉर्डेड 160 एक्सटॉर्शन की कॉल्स आई हैं। जिन लोगों ने, जब एक्सटॉर्शन की कॉल आती है किसी के पास, तो वो कहते हैं इतने इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे फलाने फलाने को, घर के आदमी को मार देंगे, इसको किडनैप कर लेंगे, और अगर पुलिस को बताया तो देख लेना। 70-80% लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते पुलिस में, बताते ही नहीं है पुलिस को, डर के मारे, और वो पैसे दे देते हैं ताकि उनको सुरक्षित रहें। तो 160 कॉल तो पुलिस के रिकॉर्ड में है, पता नहीं कितनी कॉल्स ऐसी हैं जो लोगों को आ रही हैं और लोग बता नहीं रहे। तो हर रोज पता नहीं कितनी एक्सटॉर्शन कॉल्स दिल्ली के अंदर आ रही हैं। और ये एक्सटॉर्शन कॉल्स क्या हैं? एक व्यापारी को विदेश के नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल आती है,
उसको कहा जाता है कि इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़े दिन के बाद फिर उसके दिखाने के लिए कि वो सुरक्षित है, उसकी दुकान के ऊपर कोई मोटरसाइकिल पे शूट आउट करने के लिए, गोली चलाने के लिए 2 लोगों को भेज दिया जाता है ताकि वो डर के मारे पैसे दे दे। ये इतनी आम बात हो गई है कि दिल्ली से बिजनेसमैन दिल्ली छोड़ छोड़ के आस पड़ोस के राज्यों में जा रहे हैं बिजनेस करना। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।